वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू इंडिया आईपीओ। आप देख रहे हैं आईपीओ फंडामेंटल सीरीज, जहां पर आप सीखते हैं आईपीओ के बेसिक्स, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आज जब हम किसी आईपीओ की न्यूज देखते हैं तो सिर्फ इतना देखते हैं कि ये कंपनी पब्लिक हो रही है, इन्वेस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं और लिस्टिंग होने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीओ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? किसने सबसे पहले पब्लिक से पैसा रेज करने का आइडिया दिया और इंडिया तक ये सिस्टम कैसे पहुंचा? आज हम देखेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। आज का लेसन आईपीओ, बिजनेस कैपिटल और ओनरशिप के एवोल्यूशन की जर्नी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 400-500 साल पहले दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड तेजी से बढ़ रहा था। यूरोप मर्चेंट्स एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्पाइस, सिल्क, टी व्यापार करना चाहते थे। लेकिन उस समय एक शिप को समुद्र के पार भेजना बहुत महंगा और रिस्की काम था। एक शिप बनाने में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गिल्डर्स लगते थे। जर्नी 6 से 18 महीने तक चलती थी। अटलांटिक और इंडियन ओशन में डेंजरस वेदर और स्टॉर्म्स का रिस्क था। कैरेबियन और अफ्रीकन कोस्ट पर पायरेट्स के आर्म्ड अटैक का खतरा था और अगर शिप वापस ना आए तो पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाता था। एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना बहुत मुश्किल काम था। बिजनेस बढ़ रहा था लेकिन कैपिटल कम पड़ रही थी। सॉल्यूशन क्या था? लोगों ने सोचा कि अगर एक व्यक्ति पूरा पैसा लगाने की बजाय 100 लोग मिलकर इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क डिवाइड हो जाएगा। हर इन्वेस्टर का एक्सपोजर कम होगा और कैपिटल भी कलेक्टिव पूल से आसानी से अरेंज हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट ने जॉइंट स्टॉक कंपनी मॉडल को जन्म दिया। आईपीओ इन्वेंट नहीं हुए, ये रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल पूलिंग की नेसेसिटी से इवॉल्व हुए। 1602 में नीदरलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी भी कहा जाता है, ने इस मॉडल को प्रैक्टिकल रूप दिया। मार्च से अगस्त 1602 के बीच वीओसी ने पहला पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया। लगभग 1143 से 1800 लोगों ने इसमें सब्सक्राइब किया, जिसमें मर्चेंट्स, आर्टिशियंस, शॉपकीपर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी शामिल थे। कंपनी ने 6.45 मिलियन गिल्डर्स रेस किए, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। आज के जमाने में अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 मिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर। वीओसी को दुनिया की पहली इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी माना जाता है। इन्वेस्टर्स को ओनरशिप शेयर सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में मिलती थी। एनुअल डिविडेंड वीओसी के प्रॉफिट से मिलते थे और बाद में वो अपने शेयर सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते थे। वीओसी एशिया से स्पाइस, सिल्क और टी यूरोप एक्सपोर्ट करती थी। कंपनी को डच गवर्नमेंट से एशियन ट्रेड की मोनोपोली राइट्स मिले थे और उसके पास अपनी आर्मी, नेवी और गवर्नेंस सिस्टम भी था। वीओसी ने लगभग 200 साल तक एशिया ट्रेड डोमिनेट किया, लेकिन 1799 तक फाइनेंशियल ट्रबल्स और करप्शन की वजह से बैंकरप्ट हो गई। इसके बाद भी उसके आईपीओ मॉडल को दुनिया भर में अडॉप्ट किया गया। वीओसी के हैंड रिटन शेयर सर्टिफिकेट्स ट्रांसफरेबल थे, यानी इन्वेस्टर्स अपने शेयर दूसरों को बेच सकते थे। यही कॉन्सेप्ट मॉडर्न शेयर ट्रेडिंग की फाउंडेशन बना। कंपनी ने अपना पहला डिविडेंड 1610 में दिया, अप्रोक्सीमेटली 15% रिटर्न के साथ। जब वीओसी प्रॉफिटेबल थी, डिविडेंड पेमेंट्स भी जारी थी। एक और दिलचस्प बात है कि 1637 में एम्स्टर्डम स्टॉक मार्केट ने ट्यूलिप मेनिया के दौरान पहला रिकॉर्डेड मार्केट क्रैश देखा। प्राइसेस लगभग 90% तक गिर गए थे। ये दिखाता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी कोई नई चीज नहीं है। वीओसी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये बिजनेस फाइनेंसिंग की दुनिया में एक रेवोल्यूशन था। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना था। आज हम उन्हीं हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। अब आते हैं इंडिया पर। इंडिया का आईपीओ जर्नी ब्रिटिश एरा ट्रेडिंग कंपनी से लेकर प्री लिबरलाइजेशन के गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट तक काफी इंटरेस्टिंग रहा। 1863 में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बीबीटीसी का इनकॉर्पोरेट वॉलेस ब्रदर्स ऑफ स्कॉटलैंड द्वारा हुआ। इसके बाद 1870 में बीबीटीसी ने अपना पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया, जो बीएसई के एस्टैब्लिशमेंट से 5 साल पहले आया था।
कंपनी का बिजनेस बर्मी स्टील टिम्बर और ट्रेडिंग ऑपरेशन था। आज भी बीबीटीसी बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड है और वाडिया ग्रुप का हिस्सा है। बीबीटीसी को इंडिया की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी और पहला आईपीओ माना जाता है, लेकिन उतनी फेमस क्यों नहीं रही? क्योंकि ये एक ब्रिटिश एरा कंपनी थी और वॉलेस ब्रदर ऑफ स्कॉटलैंड की ओनरशिप में रही। इंडिपेंडेंस के बाद टाटा जैसे इंडियन बिजनेस ग्रुप को ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली, इसीलिए लोग अक्सर टाटा स्टील को पहला आईपीओ समझते हैं, जबकि टेक्निकली बीबीटीसी पहला था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें 22 इंडियन शेयर होल्डर्स से 3 लाख रेस किए गए। लेकिन ये पब्लिक आईपीओ नहीं था, ये प्राइवेट कैपिटल रेस था, इसीलिए बीबीटीसी 1870 को इंडिया का पहला वेरीफाइड आईपीओ माना जाता है। बीबीटीसी के बाद इंडिया का पहला मेजर इंडस्ट्रियल आईपीओ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का आया। अगस्त 1907 में टाटा स्टील ने 2.32 करोड़ रेस किए, जो उस समय की एक बहुत बड़ी रकम थी, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मिलियन यूएस डॉलर्स एट 1907 एक्सचेंज रेट्स। इस आईपीओ में 8,000 से ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लॉयर्स, डॉक्टर, मर्चेंट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स शामिल थे। इसका पर्पस था जमशेदपुर में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्टैब्लिश करना। दोरबजी टाटा ने स्वदेशी स्पिरिट को यूज करते हुए इंडियन पब्लिक से अपील की, अगर हमें अपना स्टील चाहिए तो हमें अपना पैसा लगाना होगा। ये इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मूवमेंट था। टाटा स्टील ने इसके बाद लगातार एक्सपेंशन किया और आज दुनिया के टॉप 10 स्टील कंपनीज में शामिल होती है। 1907 का ये आईपीओ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिंबल बना। मुंबई के कुछ स्टॉक ब्रोकर्स उस दौरान में बनियन ट्री के नीचे शेयर्स का लेन देन करते थे। धीरे धीरे ये इनफॉर्मल मीटिंग्स बढ़ती गई और 1875 में उन्होंने मिलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की स्थापना की। 9 जुलाई 1975 को दलाल स्ट्रीट मुंबई में बीएसई ऑफिशियली स्टैब्लिश हुआ। आज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। ये इंडियन कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी माइलस्टोन में से एक है। 1947 से 1992 तक इंडिया का आईपीओ मार्केट गवर्नमेंट कंट्रोल था। रेगुलेटर था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू सीसीआई, जो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 के अंडर काम करता था। सीसीआई डिसाइड करता था कि कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है या नहीं। आईपीओ की प्राइसिंग भी गवर्नमेंट ही तय करती थी। इसी वजह से आईपीओ में क्रॉनिक अंडर प्राइसिंग होती थी और शेयर्स लिस्टिंग के दिन भी कई बार 100% से 300% प्रीमियम पर ट्रेड करते थे। इसी दौरान आईपीओ भी लिमिटेड थे और मार्केट बेस्ड प्राइस डिस्कवरी का कोई मैकेनिज्म नहीं था। ये था लाइसेंस्ड राज का आईपीओ मार्केट। अगर हम इस पूरी हिस्ट्री को कुछ पॉइंट्स में समझें तो जर्नी कुछ इस तरह रही। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया और 6.45 बिलियन गिल्डर्स रेस किए। उसी साल एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज बना, दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। 1863 में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बीबीटीसी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। 1870 में बीबीटीसी का आईपीओ आया, जो इंडिया का पहला आईपीओ था और बीएसई से 5 साल पहले लॉन्च हुआ। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई स्टैब्लिश हुआ, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1907 में टाटा स्टील ने 2.32 करोड़ रेस किए। इस आईपीओ में 8,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये इंडिया का पहला मेजर इंडस्ट्रियल आईपीओ बना। 1947 से 1992 तक आईपीओ मार्केट कंट्रोलर और कैपिटल इशू सीसीआई के अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल रहा। आईपीओ एक दिन में इन्वेंट नहीं हुआ, ये लगभग 400 सालों के बिजनेस एवोल्यूशन का रिजल्ट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का इंडियन आईपीओ मार्केट पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पिछले 30-35 सालों में इसमें इतने बदलाव आए हैं कि आज का आईपीओ प्रोसेस और 1990s का आईपीओ प्रोसेस बिल्कुल अलग नजर आता है। 1992 के बाद सेबी को स्टैट्यूटरी पावर मिली, फ्री प्राइसिंग इंट्रोड्यूस हुई, बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म आया, टेक्नोलॉजी ने प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म किया और इंडिया ने अपने बिगेस्ट आईपीओ देखे, LIC, Hyundai और भी बहुत कुछ।
अगले लेसन में हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज आईपीओ मार्केट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप आईपीओ के फंडामेंटल सिस्टमैटिकली समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आईपीओ फंडामेंटल सीरीज के हर पार्ट को सीक्वेंस में देखिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और हमारे साथ बने रहिए इंडिया आईपीओ में।